यूके ट्रिपल एस सी कल बुला देंगे चेयरमैन वगैरह, बुलाऊं मैं? समझा नहीं समझा? आपको कौन है सेक्रेटरी? मरतोलिया, कितनी बार समझाया उन्हें, समझ में नहीं आया। आपका कमीशन समझ में नहीं आई, और कई बार तो आपसे भी पंगा ले लेते स्टेट से, आप ही की बात नहीं मानते। यूके ट्रिपल एस सी पेपर लीक मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। बेरोजगार युवा कई दिनों से देहरादून परेड ग्राउंड में धरना प्रदर्शन पर डटे हुए हैं। शुक्रवार को स्थिति और गर्मा गई जब जिलाधिकारी और एसएसपी अजय सिंह खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने आंदोलनरत युवाओं से धरना खत्म करने और जांच एसआईटी के माध्यम से पारदर्शी तरीके से कराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन युवा बेरोजगार अपने पुराने रुख पर अड़े रहे और साफ कहा कि उन्हें केवल सीबीआई जांच ही मंजूर है। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि जब तक पूरे मामले की निष्पक्ष और केंद्रीय एजेंसी से जांच नहीं होगी तब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा। इस बीच अब यह मामला उत्तराखंड हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। हाईकोर्ट के न्यायाधीश राकेश थपलियाल ने सुनवाई के दौरान आयोग की भूमिका पर सख्त टिप्पणी की। उन्होंने यूके ट्रिपल एस सी अध्यक्ष जीएस मारतोलिया को फटकार लगाते हुए कहा कि आयोग की लापरवाही और उदासीनता की वजह से ही आज सैकड़ों युवा सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। That the maximum age limit be increased in the light of keeping in view of the fact that in some of the states the maximum age limit is 25 and 28. 25 and 28 है ना? Yes, 25 and 28. Full stop. Mr. Hedia also applies to this court in the present selection process which pertains to the recruitment year of 2024-2025. As many as approximately 80,000 candidates participate. And the criteria of selection is पहले फिजिकल है कि रिटर्न है? पहले फिजिकल followed by written examination within bracket रिटर्न के आगे ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, यही बोलेंगे उसको ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। और ये फिजिकल रिटर्न सब हो चुका है जी, रिजल्ट भी निकल गया है? नहीं, रिजल्ट मत निकाल, रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं किया, मतलब रिजल्ट मत निकालो। उसमें दिक्कत ये आएगी ना, अगर आप रिजल्ट निकाल दोगे तो फिर उनके तो मार्क्स डिस्क्लोज हो गए। कल अगर इनको परमिट करते हैं तो जो उनका मार्क्स डिस्क्लोज हो गया वो वापस डाले। रिजल्ट नहीं निकाला ना, रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ, रिजल्ट मत निकाल, प्रिपेयर हो गया, मतलब ओपन मत करना, ओपन नहीं किया, पब्लिक डोमेन में मत लाना, मतलब वो देयर इज इंटरिम ऑर्डर माइलॉट। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना, पब्लिक डोमेन में मत लाना। ये जो आपके लीक लूक हो रहे हैं ना, वो फॉल्टी प्रोसीजर की वजह से हो रहे हैं। माइलॉट ने तो पहले से ही वो लोग अंदर घुस चुके हैं, वो आप लोगों के साथ फ्रेंडली हो चुके हैं। क्यों? आप बुला बुला के उनसे ऑब्जेक्शन मंगा रहे थे, वो अंदर घुस चुके, वो अंदर फेमिलियर हो चुके, अब आप वो हो गया आउट ऑफ कंट्रोल। और मैं शुरू से आपको बोल रहा हूं, ये टास्क मत लो, मत लो, मत लो, कैंडिडेट को मत बुलाओ, मत बुलाओ, मत बुलाओ। लेकिन आप पहली लिस्ट निकाली, बुलाया, उसमें भी नहीं, फिर दोबारा, फिर तिबारा, चलो यही नहीं, फिर डॉक्यूमेंट वेरी 4 बार बुलाया आपने, तो वो फेमिलियर हो गए और अंदर चल गए चाय समोसे। तो आपका सिलेक्शन गोपनीय रहा ही नहीं। अब वो आपके जो ट्रांसपेरेंसी से होना था, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, इतनी बार आपको एहसास दिलाया। आपके सेक्रेटरीज वहां के जो भी हैं कमीशन के, बुला बुला के समझाया, बुला बुला के समझाया, लेकिन उनके वकील इतने ढीठ, सही एडवाइस नहीं देते, सही एडवाइस नहीं देते। आज पूरा यंग यूथ जो है रोड में आ गया है। तो आपका जो है वो जो गलत प्रोसीजर फॉलो करे हो ना, उस वजह से पता नहीं कहां से वो ले आए। वो फर्स्ट प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, सेकंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है। कमीशन वाले स्पॉट पे जा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये स्कूल यहां है कि नहीं है। तो जो उन्होंने कॉन्फिडेंशियली काम करना, वो रोड में आ गए। तो अब भी आ जाओ ना रोड में, अब तो भीड़ है एक तरफ, भीड़ है एक तरफ। आप गलती फॉल्टी पूछे, समझा नहीं समझा? आपको कौन है सेक्रेटरी? मरतोलिया, कितनी बार समझाया उन्हें, समझ में नहीं आया। आपका कमीशन समझ में नहीं आई, और कई बार तो आपसे भी पंगा ले लेते हैं।
स्टेट से। आप ही की बात नहीं मान। तो मेरे खिलाफ तो शिकायत भी हुई। किसने करी? गॉड नोज मेरे गवर्नमेंट क्या? कि मिस्टर एरिया जो है हमारे खिलाफ वहाँ पे कोर्ट में स्टेटमेंट दे। किसने बोला? नाम पता करो। यहाँ से गई? पता नहीं, सिलेक्शन बॉडी के उन्होंने ही कहा। कौन सा सिलेक्शन था? यूके ट्रिपल एससी। यूके ट्रिपल एससी। कल बुला दें चेयरमैन वगैरह? बुलाऊं मैं? फिर क्या किया उन्होंने? नहीं, मुझसे पूछा, मैंने कहा मैंने तो कहा मैंने एज पर लॉ ही असिस्ट किया कोर्ट को। नहीं ना, मैं एक्शन ले लेता हूं उनके खिलाफ। मैं एक्शन ले लेता हूं। You get instruction from the secretary. कोर्ट पूछ रही थी यार, बोलो पूछो उनसे, हम तो बुला देंगे, यहाँ खड़ा कर देंगे। ये एक सिलेक्शन ढंग से तो करा नहीं रहे। क्या लिखा? एटी है, 80। However, for declaration of the result, there is a restraint order. Full stop. Mr. Hedia also submits that the maximum age limit, which has been increased by notification dated 11 September 2025, will apply prospectively. Full stop. No doubt, the maximum age limit now has been increased. But this petition has been filed by those who in fact cross the age limit pursuant to the earlier maximum age limit of 21 years. Therefore, primarily this court is in the view that in respect of the selection of recruitment year of 2024-25, wherein there is a restraint order for declaring the final result, why these petitioners and the member of the association who are otherwise eligible and within the age limit, within the maximum age limit, which now has been amended by notification dated 11 September 2025, be not permitted by holding physical test followed by the written examination. Let in this regard, Mr. Hedia may get the instruction from the state why the one-time benefit be not given to this petitioner, keeping in view of the maximum age limit as increased by the notification dated 11 September 2025. कब लगा दूं? मतलब इसको 7 तारीख को लगा लो। 7 तारीख पुट अपॉन 7। भाई इतना ही पूछना है ना? और वो मेरे ख्याल से अगर आप चाहोगे ना 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा, है ना? अच्छा एक चीज आएगी, इनको अप्लाई करना पड़ेगा। डी नोवो होगा मतलब? ना डी नोवो नहीं होगा, डी नोवो इनके लिए होगा, वो तो आपका है ही, वो मेरिट लिस्ट अपने पास है, उनके लिए नहीं करते। आपको एक कॉर्जेंडम निकालना है कि वन टाइम मेजरमेंट, उसके लिए जो अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर दे, और जहाँ 2-3 महीना डिले होगा, 2-3 महीने, उससे कोई हार नहीं होगा, कोई हार नहीं होगा। आप तो इससे हो रहा है कि जो आप करते हो फिर ये हो जाता है, रुके हुए। इसको तरीके से करोगे तो ये आपका 2 महीने में हो जाएगा। अप्लाई ये आपको चाहिए वापस? मालोट के लिए ये आपके पास है जी? तो रख दो इसको। नोट अगर ऑर्डर की कॉपी मिल जाए। नहीं मिल पाए, नहीं मिल पाए। देखता हूँ अभी करेक्शन करना है, बेल पड़ी है, आप इन्फॉर्म कर दो बस इतना।
मतलब इसमें 18 to 22 ईयर्स और 21 हो गया मेरा पास। 22 है जो ऊपर था ना 21 ईयर्स। चलो हाँ क्या हुआ? उत्तराखंड में शहीद सम्मान यात्रा पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग क्षेत्र के किमकोट गांव पहुंची, जहां 1962 के भारत चीन युद्ध के शहीद लक्ष्मण सिंह के घर जाकर यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। जीआईसी रायआगर के एससीसी कैडेटों और ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर यात्रा का अभिनंदन किया। इस दौरान शहीद लक्ष्मण सिंह के घर के आंगन में मिट्टी संग्रहित की गई, जिसे देहरादून में बन रहे सैन्य धाम में ले जाया जाएगा। किमकोट गांव ग्राम पंचायत के अंदर हमारे स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह ये 1962 में शहीद हुए थे। ये बहुत एक साइड से दुख की बात है, उस समय लड़ाई के मैदान में वे मारे गए, और उसी तरफ से ये खुशी है कि आज हमारे शासन प्रशासन के लोग यहाँ पर आकर के हमारे आर्मी के लोग आए हैं और उनके घर से एक मट्टी लेके जा रहे हैं, और वो मट्टी जो है शहीद स्मारक में जानी है, और बहुत बड़ा एक सम्मान भी है कि इस गांव के आन और बान और शान और रहेगी, और इनका जो लक्ष्मण सिंह भी हैं हमारे शहीद, इनको अमर रहेंगे। आज ये जो शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई है, ये इसका फेज़ 2 है। फेज़ 1 में सन 2021 में यही मिट्टी कलेक्शन का कार्य पहले हो चुका है। तो उसमें जिन घरों से किसी कारणवश नहीं मिट्टी कलेक्ट की गई थी, और जो उसके बाद भी कुछ हमारे प्रदेश में शहीद हुए हैं, उनके घरों से उनके आंगन की मिट्टी कलेक्शन का ये प्रोग्राम चल रहा है। और ये यात्रा जो है 25 तारीख से शुरू हुई है। आज 26 तारीख को हम यहाँ किमकोट में हमारे शहीद भाई सिपाही लक्ष्मण सिंह जी के घर आंगन की मिट्टी एकत्रित करने के लिए आए हुए हैं, और ये यहाँ से मिट्टी संग्रहित करके हमारे पूरे जनपद के 3 शहीद हैं, इनके घरों से मिट्टी संग्रहित होनी है। ये संग्रहित करके माटी ले जाई जाएगी लैंसडाउन में, जहाँ पर 5 तारीख को शहीद सम्मान समारोह है, जिसमें मुख्यमंत्री जी खुद शहीद के आश्रितों को सम्मानित करेंगे। वहाँ से ये पवित्र कलश, माटी के कलश, ये देहरादून जाएंगे, जहाँ पर सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है, और ये माटी उस सैन्य धाम में लगाई जाएगी। सिपाही लक्ष्मण सिंह भंडारी जी 1962 में जब अरुणाचल में ऑपरेशन चाइना के साथ हुआ था, तो उस समय ये शहीद हो गए थे। वो कारण था, देश गरीब था और हमारे पास कोई इस किस्म के साधन नहीं थे। गरीबी स्थिति थी देश की, और गरीबी स्थिति से हमने लड़ा। खाने को राशन नहीं था, मिलता था, फायर करने के लिए हथियार नहीं थे। जो हथियार थे आजकल के युग में पुलिस के पास रखे हुए हैं, वो हथियारों से हम कैसे लड़े होंगे? जो 1-2 बार जो फायर करते हैं वो रफल दोबारा 1962 में चाइना युद्ध में शहीद हुई। इसके लिए भारत सरकार द्वारा जो मान्यगण लोग हैं, विधायक और कर्मचारी लोग, सब ने सहयोग किया। पूर्व सैनिक इत्यादि ने सब सहयोग सम्मान किया। इसके लिए हम बहुत ही सरकार के आभारी। मानने वाला हमें बड़ा गर्व का विषय है। 1962 चाइना वार में चचा लक्ष्मण सिंह भंडारी शहीद हुए थे। आज उनके बच्चे, उनके नाती पोते ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार की ओर से यहाँ पर, और सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से, और जो हमारे विधायक हैं, यानी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उस सम्मान में यहाँ पर छोटे भाई गोपाल सिंह भंडारी को सम्मान करने के लिए, तो उनके नातीपोत श्री लक्ष्मण सिंह भंडारी जी के नातीपोतों के लड़कों के सम्मान के लिए यहाँ पधारे हैं। मैं अपने दिल से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और राष्ट्र को भी कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो हमारी चचा जो है राष्ट्र के लिए शहीद हुए।
मसूरी में अवैध खनन का मुद्दा शुक्रवार को गर्मा गया। मॉल रोड पर कथित खनन के विरोध में महिला कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के काफिले को रोककर घेराव किया और पहाड़ बचाओ मसूरी बचाओ के नारे लगाए। आरोप लगाया गया कि मॉल रोड जैसे संवेदनशील इलाके में रात के अंधेरे में जेसीबी मशीनों से खुलेआम पहाड़ काटे जा रहे हैं। विरोधियों का कहना है कि इसके पीछे नेताओं और अधिकारियों की मिलीभगत है। देख रहे हैं पिछले कुछ समय से हमारा पूरा उत्तराखंड जो है वो त्रासदी से ग्रस्त है और हर जगह पर खनन हो रहा है, हर जगह पर बादल फट रहे हैं, पानी आ रहा है, लोगों के घर बह रहे हैं। तो आप मसूरी में देखिए, आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। यहाँ पर पिछले कई दिनों से ये पहाड़ कटान हो रहा है। रात भर यहाँ पर जेसीबी चलती रही और ये जो कटान हो रहा है, क्या ये दुर्घटना का कारण नहीं बनेगा? क्या ये पहाड़ खसकने का कारण नहीं बनेगा? आपने देखा झड़ी पानी में किस प्रकार से पहाड़ नीचे को दरक रहे हैं। उनका कारण क्या है? उनका कारण खनन है और खनन जो है इसको कोई सरकार रोक नहीं पा रही है। हमारे किसी ने यहाँ शिकायत की थी ये खनन विभाग में, आप देखिए उसका क्या जवाब दिया गया है कि हमने उनको आर्थिक दंड लगा दिया। क्या आर्थिक दंड से ये हो जाएगा? आर्थिक दंड लगा दीजिए और बाद में आप खनन करते रहिए। आपका पूरा जो उत्तराखंड है आज इसी खनन की चपेट में है। चारों तरफ खनन हो रहा है और ये सरकार, भ्रष्ट सरकार जो है, ये सिर्फ खनन माफियाओं को शह दे रही है। और इसी प्रकार मसूरी में भी खनन माफिया जो है वो धड़ल्ले से यहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं इस सरकार का और ये नहीं देख रहे कि किस प्रकार से मसूरी में आपदा आई है, किस प्रकार से ज़मीन धंस रही है। और ये सारा जो है डंपिंग जोन हमारी मसूरी में नहीं है। पूरा ये जितना मलबा भी है यहाँ से ले जाकर ये लोग सड़कों पे फेंक देते हैं, केवल बैक रोड पे फेंक रहे हैं, PWD विभाग के जितने साइटें हैं वहाँ पर फेंक रहे हैं, हाथीपाव में फेंक रहे हैं, IDH में फेंक रहे हैं। और आपने देखा होगा कोल्लू खेत से पहले जो पानी का झरना आता है वहाँ पर कितना मलबा गिरता है और कितना लोगों के सर जो लोग नहाते हैं उनके ऊपर कितना मलबा आता है। वो मलबा कहाँ से जाता है? जब तक ये खनन का खेल नहीं बंद होगा हमारा शहर नहीं बचेगा। कि वास्तव में आपका खनन हुआ कि नहीं है, और मुझे यहाँ के इंस्पेक्टर ने बताया कि 1 महीने पहले खनन हुआ था, लेकिन उसके बाद से खनन बंद है। ये इस बात का प्रतीक है कि कोई भी जानकारी मिलने के बाद सरकार किस शक्ति से काम करती है। मात्र अपने को जिंदा रखने के लिए, न्यूज़ में आने के लिए, सोशल मीडिया में आने के लिए आज ये एक ट्रेंड बन गया है। फिर उनको शुभकामनाएं, क्योंकि मैं तो आज यहाँ अपने गरीब व कमजोर लोग जो प्रभावित हुए उनको राशन वितरित करने के लिए यहाँ पर आया था। उससे पहले मैंने, क्योंकि टूरिस्ट सीजन से होने वाला है, यहाँ की सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, सीवर के लिए व्यवस्थाओं की बैठक यहाँ पर थी और मेरे साथ तो बहुत कार्यकर्ता थे। तो मात्र गिनती की आप शायद आप फूलों में गिन सकते हैं, मेरे ख्याल से 9-10 से ज़्यादा लोग हैं। तो ऐसे में ये कहना, लेकिन मैंने कहा कि मात्र खबरों बनने के लिए हमारे बच्चों ने ये काम किया है, मैं उनको शाबाशी देता हूँ, क्योंकि लोकतंत्र में जिंदा रहने के लिए कुछ भी करते हैं। उनको कुछ हासिल नहीं होने वाला है, और कितना भी प्रयास कर लें। आज मसूरी की जनता ने मन बना लिया है। गणेश जोशी मसूरी की जनता के दिल में बैठता है। अगर आपने देखा होगा 16 तारीख से एक गांव, एक मोहल्ला, जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा, कहीं मैं राशन बांट रहा हूँगा, कहीं गैस बांट रहा हूँगा, कहीं टीन बांट रहा हूँगा, कहीं अन्य सामग्री बांट रहा हूँगा। उनके सुख दुख में जाकर उनके दुख को कम करने का प्रयास कर रहा हूँगा, क्योंकि ये मेरे अपने लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं। और आज मैं जहाँ भी हूँ इन लोगों के आशीर्वाद से हूँ। तो मैंने कहा ये खुद भी प्रयास कर लें। मसूरी की जनता के दिल में गणेश जोशी बैठता है और कमल का फूल इन्हीं के हाथों से खिलता है। मसूरी की जनता को मैं नमन करता हूँ। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।